नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं फिर से लखनऊ में और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे बिशप जो कि अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, खासकर क्रिश्चियन जो समुदाय है उसमें एक जाने माने व्यक्ति हैं, जो कि चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन और लखनऊ ऑफ डायसिस के बिशप हैं। जॉन ऑगस्टिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जॉन ऑगस्टिन जी, पहले तो आपका चैनल में स्वागत तो है ही, पर ये जो नए नए मुद्दे नए नए सीएनआई में निकल कर आ रहे हैं, इस पर प्रकाश डालिएगा। और उसके साथ ही अभी जबलपुर में एक सीएनआई के बिशप की गिरफ्तारी हुई है, इस पर प्रकाश डालिएगा। जब तक सीएनआई रहेगी तब तक नए नए मुद्दे आते रहेंगे मैडम। ये जो आपने सुना कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर डायसिस का बिशप और साथ में उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी गिरफ्तार हुए, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, करप्शन का मामला है, जो कि सरकार के संज्ञान में, मध्य प्रदेश के सरकार के संज्ञान में अभी आया। लेकिन ये वर्षों पुरानी ये भ्रष्टाचार चला आ रहा है और ये बहुत बड़ा मामला है। तो अब तक क्या किसी ने इसको देखा नहीं? ये जो मामला देख रही हैं मैडम, ये चर्च ऑफ इंडिया के ही हमारे ही बिशप्स या हमारे ही कार्यकर्ता आज से 3 से 4 साल पूर्व से इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को देख रहे हैं। और जो कुछ समय पहले जो इनका मुखिया था पीसी सिंह मॉडरेटर, उसकी गिरफ्तारी हुई। आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा कैश कहां से आया। बिशप साहब, क्या इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है? देखिए मैडम, कार्रवाई ये जो आप देख रही हैं, ये हमारी चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा की गई कार्रवाइयां जो आज देखने को मिला है। हमारे जो बिशप थे, बिशप हीरा मसीह, और जो उनके सेक्रेटरी थे प्रशांत सतरालकर, ये 3-4 वर्षों से लगे हुए हैं अपने इस लड़ाई में, और अभी जाके आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों पहले इनका मुखिया पीसी सिंह की गिरफ्तारी हुई। आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा पैसा पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया। और अभी इनका एक बिशप जो पीसी सिंह के बाद में आया, वो भी इसी भ्रष्टाचार में लिप्त था। और ये बिशप और इसके कुछ साथी अभी गिरफ्तार होकर जेल भी गए। ये एक बहुत बड़ा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के भ्रष्टाचार का मामला है, जो अभी शायद मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में आया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में भी, इस भ्रष्टाचार का खुलासा हो, इस पे कार्रवाई हो, इसकी पूरी जांच हो। क्योंकि इस तरह के अगर पब्लिक के मनी या स्कूल के बच्चों का पैसा अगर इस तरह से बर्बाद या दूसरों के काम में आए, स्कूल के काम में ना आए, इन भ्रष्टाचारियों के काम में आए, इनके बड़े बड़े महल बने, इनके बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चले, अगर इसमें काम आता तो गलत है। और हम लोग लगे हैं कि पूरे देश में इसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग इसके लिए यहाँ के देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से हम लोग ये आग्रह करेंगे, हम अपनी बातें उनके सामने रखेंगे कि किस तरह का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आपके संज्ञान में आया तो आपने और क्या कदम उठाए इस पर? देखिए मैडम, ये पूरे भ्रष्टाचार को समझने के लिए आपको कुछ सालों पहले जाना पड़ेगा। ये जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो एक असंवैधानिक अनरजिस्टर्ड संस्था बनी 1970 में, जिसमें हमारे भी चर्च के कुछ मतविहीन लोग इस संस्था के भागी हुए, और इस संस्था के उदय के बाद इन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कार्य शुरू किया, जो कि देश के मुखिया को या प्रदेश के मुखिया को पता नहीं था। ये सब सफेद चोंगों के बीच में चल रहा था। बिशप साहब, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, जरा जनता को बताइएगा कि ये मैटर क्या है। देखिए, ये जो जबलपुर का मसला है, ये पूरा मसला नागपुर डायसिस, जो चर्च ऑफ इंडिया की जो डायसिस है,
ये नागपुर डायसिस का पूरा मामला है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने जब अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से इन संस्थाओं पे काबिज हुए, तो इन लोगों ने क्या किया कि डायसिस ऑफ नागपुर, जो एक बहुत बड़ा डायसिस है, चर्च ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित है, और इसकी स्थापना 1905 में डायसिस ऑफ नागपुर की स्थापना हुई चर्च ऑफ इंडिया बर्मा सिलोन के द्वारा, जो बाद में चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सिलोन बन गया। और किसी भी डायसिस का संचालन के लिए मैडम चर्च ऑफ इंडिया के विधि विधान के अनुसार एक डायसिसियन काउंसिल होता है, और डायसिसियन काउंसिल के अधीन कई ऐसे कमिटीज, संस्थाएं आती हैं। जो डायसिसियन काउंसिल होता है उसका पदेन चेयरमैन जो होता है वो बिशप, डायसिस का बिशप होता है। और डायसिस ऑफ नागपुर में इन भ्रष्टाचारियों ने, इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बाद में पढ़ाई लिखाई किए हैं, इन लोगों ने क्या किया कि पूरे हमारे डायसिस को, चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सिलोन के डायसिस को 4 भागों में बांट दिया, मनमानी ढंग से, संवैधानिक ढंग से नहीं, क्योंकि इनका है ही नहीं। डायसिस ऑफ नागपुर तो चर्च ऑफ इंडिया की डायसिस है, ये तो अवैध लोग हैं, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ कह दिया कि इनका जो गठन है ये गठन असंवैधानिक है, इनका गठन इलीगल है, इनका एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के बराबर है, इनमें कानूनी कोई भी तथ्य नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि पूरे डायसिस ऑफ नागपुर को 4 भागों में बांट दिया। एक बना दिया डायसिस ऑफ इंदौर, डायसिस ऑफ भागलपुर, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ और डायसिस ऑफ नागपुर है यथास्थित। इन 4 डायसिसों का संचालन डायसिसियन काउंसिल ऑफ डायसिस ऑफ नागपुर द्वारा होता था। बिना किसी विधि विधान के इन लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। और डायसिस ऑफ नागपुर के अंदर नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन, जो कि एक कंपनी थी जिसका रजिस्ट्रेशन 1929 में कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई के अधीन किया गया था, लेकिन नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन जब महाराष्ट्र में बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट आया तो सभी जो चैरिटी धर्मार्थ कार्य करने वाले संस्थाएं थी उनको इस संस्था में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी था। तो चर्च ऑफ इंडिया की जो नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन थी, जो कंपनी में रजिस्टर्ड थी, उसको हम लोगों ने चैरिटी में रजिस्टर्ड कराया 1967 में। और नागपुर डायसिस के सभी संपत्तियां, मूवेबल प्रॉपर्टीज, ये नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन में निहित है। उसका संपूर्ण मालिक नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन है। उसी डायसिसियन काउंसिल के अधीन एक और संस्था है डायसिसियन एजुकेशन बोर्ड, और डायसिसियन एजुकेशन बोर्ड भी इसी के अधीन 1959 में नागपुर में चैरिटी में रजिस्टर्ड हुआ। प्रॉपर्टी तो नागपुर डायसिसियन ट्रस्ट एसोसिएशन की है, उस पे जो संस्थाएं बनी, जैसे जबलपुर की आप बात कर रहे हैं, क्राइस्ट चर्च जबलपुर, ठीक है, ये संस्थाएं उस पे स्थापित हुई और नागपुर डायसिसियन एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती रही। इन भ्रष्टाचारियों ने क्या किया, जब एक फर्जी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आई तो इन लोगों ने क्या किया, इसको 4 भागों में बांट दिया। और बिना, एक रूल है चैरिटी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के अधीन एक नियम है कि जब भी आप इस तरह का कार्य करते हैं, डिवीजन करते हैं, अलग ट्रस्ट बनाते हैं, संपत्तियों का दूसरे ट्रस्ट में, सोसाइटी में ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए आपको चैरिटी कमिश्नर की परमिशन मैंडेटरी होता है। इन लोगों ने क्या किया कि ये 4 जो डायसिस बनाए, इसमें एजुकेशन बोर्ड बना दिए,
और जिनको सोसाइटियों में रजिस्टर्ड कर दिए, और बिना किसी परमिशन के इन संस्थाओं का संचालन ये खुद करने लगे, ये सोसाइटीज। आपने हाल में ही देखा होगा, जबलपुर हाईकोर्ट ने तो साफ कहा कि ये टोटल ही गलत और फर्जी कार्य हुआ है, क्योंकि ये संस्थाएं नागपुर डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड के अंदर आता है, ये इनकी संपत्ति ही नहीं है। ये तो फर्जी सोसाइटी बना के, अभी छत्तीसगढ़ में भी ये मामले में हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ ने भी ये कमेंट किया है। ये सब फर्जी सोसाइटी बना के और संस्थाओं को अपने आप ऐसा लगता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ही भारत सरकार हो, सब कानून इन्हीं में निहित हो, इनको किसी भी व्यक्ति, किसी भी संविधान या कानून को मानना ही नहीं अपने आप। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कि पूरे भारतवर्ष में यही कथन है। एक डायसीसियन एजुकेशन, जैसे लखनऊ डायसीस है, लखनऊ डायसीस में 1983 में या 1980 के करीब एक लखनऊ डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड बना दिए। तो क्या लखनऊ डायसिस में भी ऐसी चीजें आती रहती हैं? अरे ऐसी चीजें भ्रष्टाचार का केंद्र है, लखनऊ डायसीस तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। और मुझे याद है कि मैंने एक मुद्दा 15-16 में एक FIR किया था, जिसमें ये मुद्दा मैंने उठाया था, पैसों का गमन संस्थाओं से। इसमें चार्जशीटेड भी हुए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और पूरे देश में मुझे याद है कि मेरे लिए प्रार्थना किया जा रहा था कि मेरा मन परिवर्तन हो, और मन परिवर्तन हो कि मैं ये केस ले लूं। और इनका जो ताऊ कहते हैं, एक प्रेम मसीह भ्रष्टाचार का ढेर है, वो भ्रष्टाचारी हमारे घर पे आया, हमारे पत्नी से रिक्वेस्ट किया, और मेरी पत्नी ने कहा कि आप लोग तो वैसे ही जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, उस पर पैर रखो तो काए काए करता। मैंने वो केस विड्रॉ किया, नहीं तो ये सब भ्रष्टाचारी जेल में होते। मतलब आपने बहुत पहले ही इस पे कदम उठा दिए थे? हम कदम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये भ्रष्टाचारी इतने ताकतवर हैं कि ये, जैसे कि हमने FIR किया तो ये पुलिस में मैनिपुलेशन कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में पुलिसिंग किस तरह से होती है, गलत तथ्य दे के, गलत बातें बता के, और ये कहीं फाइनल रिपोर्ट लगवा देते हैं, कहीं कुछ करा लेते हैं। तो ये जो जबलपुर का मामला है, ये पूरा जबलपुर का मामला एक फर्जी सोसाइटी बना के और इस विद्यालयों का संचालन करने लगे, जबकि ये संचालित होना चाहिए डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड नागपुर से। और इन लोगों ने क्या किया कि ये सोसाइटी बनाया, अभी हाल में ही जो सोसाइटी रजिस्ट्रार है शायद वो भी गिरफ्तार हुआ, क्योंकि उससे पूछा गया कि क्या तुमने चैरिटी कमिश्नर की परमिशन ली, तो उसने कहा नहीं। तो अभी तो मामला छत्तीसगढ़ का भी आने वाला है, इंदौर का भी आने वाला, ये सब मामला आप देखते जाइए मैडम। शायद आपका पूरा चैनल डेली कुछ न कुछ मेरी ही इंटरव्यू करती रहेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे संस्था जो भ्रष्टाचार में ही डूबा रहता है, उस संस्था में को मैं इसमें होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। और मैडम, ये जो नागपुर डायसिस जो बच गया, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में रहा, जैसे बिशप कॉटन स्कूल और सब स्कूल, इन लोगों ने क्या किया कि एक और 1980 में अंडर द बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट एक नया एजुकेशन बोर्ड बना दिया। उसका नाम है, शायद इस कागज में है, महाराष्ट्र रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये एक बनाए। और इसमें जो दूसरे चर्च के डिनोमिनेशन के लोग को ये कहते हैं कि मर्जर हो गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मर्जर को नहीं माना है, उनके विद्यालयों को भी इसके अधीन कर दिए। ये जो पूरा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ये पूरा का पूरा ये समझने लगते कि यही भारत सरकार है, यही पार्लियामेंट है, यही नियम बनाते हैं, यही कानून बनाते हैं। इनको कानून से मतलब नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। ये आंख बंद करके
वकीलों पे डिपेंड करते हैं। वकील जो इनको समझा देता है अपने लाभ के लिए, ये समझ लेते हैं सही, लेकिन इनको ज्ञान ही नहीं है। ये नागपुर डायसिस में है, ये नागपुर डायसिस की जो पूरा खेल है, एक वहां पे रचना सिंह है, रचना सिंह मैडम, और रचना सिंह मैडम जो समझाती हैं और वही करा के, अब शायद ये भी सलाखों के पीछे जाने वाली हैं रचना सिंह मैडम। और ये इतना चतुर मैडम है कि जब ये मामला मेरे पास आया, जो मैंने कहा कि प्राथमिकी मैंने कराया था, ये चल के नागपुर से लखनऊ आई, मुझे बुलाया नाश्ता करने, यहाँ एक पिकाडिली होटल है, वहां मैं नाश्ता करने गया और वहां पे इतनी मीठी बातें। फिर उसके बाद में एक दो बार नागपुर गया तो ये हमें बुलाई। पीसी सिंह जब बने मॉडरेटर तो पीसी सिंह और प्रेम मसीह में कुछ डिफरेंसेस हुए, तो ये चूंकि प्रेम मसीह की सो कॉल्ड नजदीकी या बेटी की तरह थी, तो शायद पीसी सिंह ने कुछ इनको अपनी दूरियां बना लिया, तो हमें बुलाई, कहीं कि आप इन पे अटैक करिए, पीसी सिंह पे। हम कहे कि मैडम मैं क्यों अटैक करूं, ये आप लोगों का आंतरिक मामला है। लेकिन ये महिला क्या की, कुछ दिनों बाद पता चला कि बड़े बड़े गिफ्ट दे के पीसी सिंह के भी नजदीक हो गई। जब पीसी सिंह जेल गए तो अब नए मॉडरेटर, तो ये समय समय के हिसाब से पलटू, जैसे आजकल राजनीति में वो इस वर्ड का बड़ा इस्तेमाल होता है पलटू, तो ये समय के हिसाब से पलट जाते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि महाराष्ट्र रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था बनी, ये फर्जी संस्था है। इसके अधीन तो कोई भी विद्यालय नहीं आता है, क्योंकि वो विद्यालय तो एजुकेशन बोर्ड ऑफ डायसिस ऑफ नागपुर जो चर्च ऑफ इंडिया की है, या दूसरे यूनाइटिंग चर्चेस जो आए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के गठन में, सो कॉल्ड गठन में भाग लिए, उनके विद्यालयों को भी अपने में सम्मिलित कर लिए और ये सब मैनेज करने लगे। जबकि इन सब करने के लिए उनको चैरिटी कमिश्नर की परमिशन आवश्यक थी। अब ये मामला छत्तीसगढ़ में भी उठ रहा है। मैं बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबर आएगी, छत्तीसगढ़ के पूरे देश से आएगी मैडम। ये जो लखनऊ डायसिस है यहां से भी आएगी। लखनऊ डायसिस में 30-35 विद्यालय है जो इस फर्जी डायसिसियन एजुकेशन बोर्ड ऑफ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ है, इसमें नहीं थे। ये कहां से आ गए, अपने आप उदित हो गए। कभी न कभी वो संस्थाएं किसी न किसी सोसाइटी से संचालित थी। और ये मामला मैंने उठाया और रजिस्ट्रार ने ये कहते हुए इसको खारिज किया कि मैं आई एम नॉट अ मेंबर। उसको समझ में, आप लोग समझती हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रार जो होते हैं किस तरह से काम करते हैं। अभी भी बहुत से फर्जी उसने आदेश किया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में तो आप कुछ भी करा लीजिए अगर आप थोड़ी सी भी उनके मन मिजाज काम किए तो ये फिर मैं उस मामले को भी हाईकोर्ट से में गया और वो हाईकोर्ट में अभी लंबित है। लेकिन मुझे सूचना मिली हाईकोर्ट में लंबित होने के बावजूद भी उनकी सूची पंजीकृत हो गई और वही व्यक्ति फिर उस पे सचिव बन गया जो पढ़ाई लिखाई बाद में किया। तो ये बहुत बड़ा मामला है मैडम। डायसिस ऑफ नागपुर का जो मेरा सचिव है प्रशांत सतरालकर, वो इस मामले को देख रहे हैं और वो बहुत ही व्यक्ति ऐसा है जो गिव अप नहीं करता है, गंभीरता से लड़ाई ये गंभीरता से लड़ रहा है और इसको एक उचित निर्णय पे ले आएंगे हम लोग। भ्रष्टाचार हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इस तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग होने अब नहीं देंगे। ये व्यक्ति लैंड रोवर से चलते हैं, ये व्यक्ति बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं। अरे भाई तुम्हारे बाप ने लाके दिया है, तुम लोग साधारण एक क्रिश्चियंस थे। हो सकता है कि आपके माता पिता किसी विद्यालय में या कहीं पे छोटे मोटे काम करते हो, आप इतने धनी हो गए। ये सब जांच का विषय है मैडम, और ये सब चीजें होंगी और ये चीजें रुकने वाली नहीं है।
कि कुछ लोग इस मलाई को खाएं और पूरा ईसाई समाज देखता रहे। अरे हमारे बच्चे इधर उधर सड़कों पे टहल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है, नौकरी दूसरों को देते हैं क्योंकि उनसे कुछ लाभ होता है। ये सब चीजों के लिए मैडम मैं कोशिश कर रहा हूं अपने कम्युनिटी को जागरूक करना। ईसाई समुदाय को जागरूक होना जरूरी है। जागरूक हो जब तक नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, इस तरह के कुछ दलाल जो सो कोल्ड बिशप कहलाते हैं, ये बिशप के लायक भी नहीं है क्योंकि इनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। न तो इनके पास धार्मिक बुद्धि है, न कानूनी बुद्धि है। इनको बस प्रिंसिपल चाहिए जो चुपचाप इनकी सेवा करते रहे। अगर सेवा ना करते तो इतना पैसा कहां से आता उनके घर में? अगर शायद दूसरे के यहां भी पड़े छापा तो मिले। ये सब जांच का विषय है मैडम, और ये इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये मुद्दा मैं ऑलरेडी जबलपुर के जिला अधिकारी के संपर्क में हूं, उनको मैंने पूरी बातें बताई हैं और इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में कार्रवाई होती है, होगी। और मैं वही चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे संज्ञान लें। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले आते रहे बिशप साहब, जिसमें सभी आगरा डायसिस पे भी कुछ इस टाइप के आरोप लगे हैं। मैडम मैंने पहले ही बताया, नागपुर डायसिस जिनको इन्हों 4 भागों में बांट दिया, वैसे ही लखनऊ डायसिस भी चर्च ऑफ इंडिया के अधीन एक डायसिस है, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और रॉयल किंगली स्टेट ऑफ रीवा तक फैला हुआ है। इन लोगों ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने क्या किया, इस डायसिस को भी 2 भागों में बांट दिया, डायसिस ऑफ लखनऊ और डायसिस ऑफ आगरा। और मैंने पहले ही बताया कि 14-15 में मैंने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट हुआ था। इन लोग रोने गाने लगे, मेरे पैरों पे पड़ने लगे। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सो कॉल बिशप्स और अधिकारी। मैंने बताया कि एक प्रेम मसीह नामक व्यक्ति मेरे घर आया, मेरे मिसेज से उसने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग खुदा के बंदे हैं, रहम करिए। तो आप जानती हैं कि ईसाई धर्म क्षमा करने वाला धर्म है, तो हम लोगों ने कहा चलिए, हमने क्षमा करके वो केस मैंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन उसमें भी यही भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार होता कैसे है? ये सभी स्कूलों से ये कुछ परसेंटेज पैसा अपने डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड या जो डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन जो इन लोगों ने बनाया, उसमें ट्रांसफर करते हैं। और उसमें ट्रांसफर करने के बाद उन पैसों से ये पादरियों का तनख्वाह बांटते हैं। क्या हमारे जो विद्यालय है, जो हमारे अन्य धर्म समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों का पैसा आप अपने पादरियों का तनख्वाह दें, जिससे आपका धर्म प्रचार चले? ये तो गलत है। वैसे ही मैंने आगरा में भी एक एफआईआर दर्ज कराया हरि पर्वत पे, जिसमें मैंने सब एविडेंस थ्रू बैंक ट्रांसफर मैंने दिखाया कि किस तरह से सभी स्कूलों से पैसे आगरा डायसीसियन ट्रस्ट एसोसिएशन सो कॉल्ड, जो इन लोगों ने 1983 में बनाया था, उसमें स्थानांतरित करते हैं और वहां से ये पैसों का वितरण अपने पादरियों और अन्य कामों में लगाते हैं। ठीक है, ये इतने चतुर हैं कि हर डायसिस में ये दलाल पालते हैं और उनको लगा देते हैं कि जाओ पुलिस के पास। पुलिस, आप जानती हैं कि हमारी पुलिसिंग, हमारे पुलिस को एविडेंस देने के बाद भी अगर जिस तरफ उनका झुकाव है तो बिना कुछ समझे उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देते। इतना एविडेंस देने के बाद मैंने वहां के एसएसपी तक से मुलाकात की, सब मैनिपुलेट हो गए। जिस एसएसपी को मैंने कहा कि सर इसे ईओडब्ल्यू लखनऊ में ट्रांसफर कर दें, वो व्यक्ति ये न करके उन्हीं के फंक्शन में जाके भाग ले रहा है। एक एसएसपी साहब थे, अब कहां है पता नहीं, पाठक करके, उन्होंने उन्हीं के विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के चले गए, जिनके खिलाफ मैंने एफआईआर किया था। क्या ये उचित है, होता है एक पुलिस अधिकारी को? और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई।
मामला कोर्ट में गया तो मुझे कोई बताया कि बिना मेरे संतुति के इन्होंने मेरा फर्जी दस्तखत उसखत बना के उसमें फाइनली कोर्ट में दाखिल किया है। इसका भी अभी मैं कागज निकलवा रहा हूं और इस पे भी कार्रवाइयां होंगी। हमारे पास तो पूरा विवरण है, बैंक ट्रांसफर्स है। वैसे ही लखनऊ डायसिस में भी हर महीने एक अमाउंट चेक द्वारा ट्रांसफर होता है। अब शायद मेरे डर के मारे सब बंद कर दिए। अगर ये प्रिंसिपल जो बाद में पढ़ाई लिखाई किया, अगर इसका ही देख लिया जाए ऑडिट अकाउंट 20 साल का, तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं, ऑडिट कराइए, एक्सटर्नल ऑडिट हो। माननीय मुख्यमंत्री या सोसाइटी रजिस्ट्रार तो आप जानते हैं ये मिल जाते हैं, सब ये मिल जाते हैं। तो मुझे सोसाइटी रजिस्ट्रार जो डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन पे कोई विश्वास नहीं है। ये किस तरह से कार्य करते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सोसाइटी रजिस्ट्रार का ही एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो कि किस तरह से ये, इन्हीं लोगों की वजह से, ये जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार्स हैं, इन्हीं लोगों के वजह से माननीय उच्च न्यायालय में इतने रिट्स आ जाते हैं, क्योंकि उल्टे सीधे ये आदेश करते हैं। ये कहते हैं कि चलो मेरा काम हो गया, अब हाई कोर्ट से आप निपटा लीजिए। इन लोगों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और इनको भी सलाखों के पीछे भेजे, ताकि ये सोच विचार के संविधान को देखते हुए संस्थाओं के कोई भी आदेश पारित करें। तो यहां भी मैंने किया है। और हाल में ही शायद जबलपुर से ईओडब्ल्यू के लिए, या वहां पे एक मिस्टर थॉमस हैं, उनके एप्लीकेशन पे भी ईओडब्ल्यू के लिए शायद आदेश हुआ। और ईओडब्ल्यू क्या कर रहा है, वो केस ईओडब्ल्यू में आया नहीं आया मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन मुझे पता है कि हर स्तर पे ये मैनिपुलेट कर ले जाते हैं। इसके लिए तो सरकार को एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज बना देनी चाहिए और अपनी मनमानी ना करें, अपनी मनमानी न करें। अगर ईओडब्ल्यू में आता है तो ईओडब्ल्यू मुझे संबंध है, मैं समझाऊंगा किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। इनके 10-10 साल की ऑडिट रिपोर्ट मंगा ले, किस तरह से पैसा का गमन हो रहा। क्या हमारे दूसरे समुदाय के बच्चों का पैसा इन सब कार्यों में लगना चाहिए, चर्च के कार्यों में? अरे चर्च है तो चर्च में एक संडे के दिन या मेंबरशिप फीस आती है, दान आता है, उससे चलता है चर्च। क्या कोई मंदिर कहीं से बाहर से पैसा लाके पुजारी अपना खर्च चलाता? नहीं। चर्च का भी संचालन दान से चलना चाहिए, स्कूल के पैसों से नहीं। ये भ्रष्टाचार का केंद्र है मैडम। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ ढेर of corruption. You tell me which bishop is not corrupt in Church of North India? Can you name one bishop who is not corrupt in Church of North India? By just saying John Augustine is doing that, John Augustine is doing this, falsely lodging an FIR on me, you cannot be saved. आप लोग जब तक इस भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर लूंगा इन संस्थाओं को, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैडम, आपने इससे पहले भी चैलेंज दिया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया आई अब तक? मैडम, मैंने चैलेंज एक बार नहीं 2-3 बार आपके ही थ्रू दिया है और दूसरे चैनल। ये कायर हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो बिशप्स और पदाधिकारी हैं, ये कायर हैं। ये बैठ ही नहीं सकते मेरे सामने, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ बताने को। मैं तो चाहता हूं कि पूरी ईसाई समुदाय के सामने इस पूरे भ्रष्टाचार का भंटाफोड़ करूं। इनके जमीन बेचना, सरकारी जमीनें बेचते हैं। अभी आपको शायद नहीं मालूम है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया की पूरी संस्था को माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर, 2 एडमिनिस्ट्रेटर, रिटायर्ड जजेस को एडमिनिस्ट्रेटर बना के बैठा दिया गया है। यही चीजें यहां होनी चाहिए। जब तक पूरी तरह से फैसला ना हो जाए कि किनकी संस्थाएं हैं, किनके द्वारा संचालन होना चाहिए, तब तक ये संस्थाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध निवेदन करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएं इन सब संस्थाओं पे।
बिशप साहब, लखनऊ डायसिस में ऐसे कई विद्यालय हैं जिसमें कर्मचारियों के जो वेतन है 8-8, 9-9 महीने से रुके हुए हैं, पर उसके बाद भी लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो आती जा रही हैं प्रबंधकों के पास। मैं मैडम, मैंने पहले ही बताया कि ये जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, या ये जो प्रिंसिपल्स हैं या जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के एक अंग हैं। और पैसा कहाँ जा रहा, मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से ये पैसा ये खर्च करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों खरीदने में। हमने देखा है एक विद्यालय जो लखनऊ में है, उसका जो कोर्ट कचहरी का काम करता है, उसका एक लड़का है जो कोर्ट कचहरी का काम करता है, वो फॉर्च्यूनर से चलता है, और अभी मुझे पता है फॉर्च्यूनर से भी यदि महंगी गाड़ियों से चलता है। अब बताइए, वहां लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है और फॉर्च्यूनर से चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि पैसा बहुत आता विद्यालय में, ये मिसयूज होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये अपने को बिशप से भी ऊंचा समझने लगते हैं। और चूंकि बिशप्स भी कुछ ऐसे हैं जो सीधे मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर पे इन लोग ला के बैठा देते बिशप बना के। इनके बिशप बनाने में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत लेन देन होता है, जैसे राजनीति में होता है हम लोगों के, वैसे ही वहां भी बहुत लेन देन दे के लोग यही प्रिंसिपल सपोर्ट करके बिशप्स बनवाते हैं, और फिर बिशप को बना के बैठा के उनका सिग्नेटरी के रूप में रखते हैं, साइन कराते हैं। लखनऊ डायसिस में क्या हो रहा है, लखनऊ डायसिस का बिशप केवल साइन करने के लिए, और सब पावर्स तो किसी और के पास है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकना, वो भूखमरी के हाल पर आ गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है वहां पर। जब बिशप जो अपने के सो कॉल्ड बिशप कहता है, आई एम द बिशप ऑफ लखनऊ, मैं तो शेर की तरफ रहता हूं, वो शेर नहीं, गीदड़ से भी बदतर है, केवल सिग्नेचर करते हैं। अरे क्यों नहीं जांच करते हैं उन विद्यालयों का कि पैसा जा कहां रहा है, तनख्वाह दे भाई। बिशप का काम ऑल राउंड होना चाहिए ना, कि उनके वर्कर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, इसकी जांच करें भाई। प्रिंसिपल अपने पैसे से गाड़ी खरीदे, विद्यालयों में प्रिंसिपल के लिए गाड़ी की क्या आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता कि गाड़ियों की किसी कोई आवश्यकता है, उसी कैंपस में ये रहते हैं। और गाड़ी भी चाहिए तो कोई 10-12 लाख की गाड़ी होनी चाहिए कि जो सरकारी दफ्तरी काम करना हो। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये तो एक नाकाम बिशप का, जो बिशप हेल्पलेस लाचार बिशप होने के कारण ये सब हो रहा है। अगर कोई स्ट्रांग बिशप आए तो शायद सभी लोग संपन्न रहेंगे, डायसिस में राम राज्य का अनुभव करेंगे हमारे जो कार्यकर्ता हैं। भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। भ्रष्टाचार पे रोक जब तक नहीं लगेगा, और भ्रष्टाचार पे रोक क्या, ये पूरी संस्था ही भ्रष्टाचार है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अ सिंबल ऑफ करप्शन। Unless and until this organization, as per the order of the Supreme Court, does not go non-existent, and all these bishops and corrupt people are not sent behind the bars, this corruption will not stop. And my effort to fight to free the church institution, the churches, so that our people, हमारे जो लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनको भी एक मौका मिले। जो दूसरे समाज में जो दूसरे लोग हैं, जो लायक लोग हैं, उनको भी मौका मिले। ये तब तक नहीं होगा जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। गोरखपुर के मॉडल स्कूल पे जो घोटाला हुआ है उसके बारे में आपको पता है? मैडम, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूरे देश भर में जहां भी घोटाला होता है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया में जहां भी घोटाला होता है, तो मुझे सबसे पहले सूचना मिलती है। वहां पे एक मक्कार टाइप का पादरी है या डीकन है, क्या है वो, DR लाल कहते हैं। इसने पूर्व में भी क्राइस्ट चर्च में जो चर्च ऑफ इंडिया या इंडियन चर्च ट्रस्टीज की संपत्तियां हैं, जिसका मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है, उस संपत्तियों को बेच के दुकानें बनवा दिया, और 8 से 10 रजिस्ट्रियां किया, जिसमें एक ही चेक बार बार रिपीट हो रहा है।
मतलब एक ही चेक और सब पैसे ले लिए होंगे इन लोग, ये तो भ्रष्टाचारी है ये। और वही डीआर लाल ने शायद इसी विद्यालय को किसी को लीज पे दिया है। जी जी। और शायद मुझे तो नहीं लगता है कि वो लीज का पैसा कभी चर्च में गया हो या किसी संस्था में आया हो। अगर आया हो तो ठीक है, लेकिन संस्थाएं, ईसाई समुदाय शिक्षण संस्थान चलाने के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में। बार बार हमारे प्रधानमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हम लोगों का काफी तारीफ करते हैं कि शिक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई समुदाय बहुत काम कर रही है। और एक ऐसा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसको भी बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं ये, अरे लीज पे दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अरे उसी विद्यालय को चलाते ताकि एक शिक्षा के क्षेत्र में काम होता गोरखपुर एरिया में। इस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और गोरखपुर के लिए उनके लिए एक विशेष उनके हृदय में जगह है, इस पे उनको जांच करनी चाहिए और इन भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजना चाहिए। डीआर लाल तो एक ऐसा मक्कार है कि एक ही ड्राफ्ट पे 7 से 8 रजिस्ट्री है जो मेरे फाइल में मौजूद है, और मैंने जो ईडी में दिया है पूरा मामला भारत सरकार में जाके, उसका भी एक अंग है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, ये भ्रष्टाचारियों ने मिर्जापुर में चर्च ही बेच दिया, चर्च को ही बेच दिया। छोड़िए चर्च की जमीन और चर्च और ये पूरा चर्च को ही बेच दिया। नॉन क्रिश्चियन को, नॉन क्रिश्चियन को बेचा है या क्रिश्चियन को, क्योंकि नाम से पता नहीं चलता है, क्योंकि नाम से बहुत बार क्रिश्चियंस भी होते हैं, हिंदी नाम होता है, तो शायद ये किसी क्रिश्चियन को ही बेच दिए हैं, लेकिन बेच नहीं सकते ना चर्च को, लेकिन इन्होंने बेच दिया है। अब इनके लिए कहां कहां लड़ाई करेंगे। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि इस पूरे देश भर में जितने चर्च की संस्थाएं हैं, चर्चेस हैं, भारत सरकार को संज्ञान लेके मेरे दिए हुए एप्लीकेशन पर, जो मुख्य सचिव मिनिस्ट्री ऑफ होम से मुझे इसका उत्तर भी आया है कि भारत सरकार ने संज्ञान लिया है, इस पे कार्रवाई हो रही है। अब इतना बड़ा मामला है, कार्रवाई किस तरह से चल रही है इसके बारे में मैं फिर पूछने की कोशिश करूंगा। बिशप साहब, कानपुर की एक जमीन को 2013 में बेचा गया था, क्या उसके बारे में आपको संज्ञान है? संज्ञान नहीं, मैंने प्राथमिकी दर्ज कर रखा है, मामला कोर्ट में लंबित है। इसमें एक अभी हाल में ही एक बिशप है भ्रष्टाचारी, प्रेम प्रकाश हाबिल, ये तो सबसे बड़ा मक्कार, चेहरे से ये तो लगता है सेंट, लेकिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। इसके द्वारा किए गए मेरठ पूरे प्रदेश में शायद मेरे पास 100-150 रजिस्ट्रियां हैं जिसमें इसी के दस्तखत है। पीपी हाबिल बड़ा लंबा सा दस्तखत करता है। और एक तो कानपुर में ये डायग्नोस्टिक सेंटर खुला हुआ है, ये प्रॉपर्टी है लखनऊ डायसीज ट्रस्ट एसोसिएशन का, बेचा है आगरा डायसीज ट्रस्ट एसोसिएशन। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में ही बुढ़े लोग 70-70 साल के, 75-75 साल के बूढ़े प्रिंसिपल बने पड़े हैं। आपको पता है ऑल सेंट्स की जो प्रिंसिपल जिसमें मामला हमारा चल रहा है कोर्ट में, जाने उस महिला का एज शायद मुझे 70 भी पार कर चुकी हो, उसका हस्बैंड जरमाया, वो भी हाल में ही छोड़ा है 70-75 साल की उम्र में। मैडम ऐसे संस्था, ये जो चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सिलोन, जो एक प्रतिष्ठित संस्था थी जिसके अधीन में बड़े 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 विद्यालय आते हैं, और ये भ्रष्टाचारी लोगों को आने से पहले इन संस्थाओं का एक स्थान था शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी अगर आप जाएं किसी भी डिपार्टमेंट में तो सेंट स्टीफेंस के बच्चे मिलेंगे, सेंट शेरूट के बच्चे मिलेंगे, ऑल सेंट्स के बच्चे मिलेंगे, बॉयज हाई स्कूल के बच्चे मिलेंगे, क्राइस्ट चर्च के बच्चे मिलेंगे। लेकिन आज जब इन विद्यालयों में अगर जाएंगे, शिक्षा क्या देंगे जब खुद ही शिक्षित नहीं है, शिक्षा बाद में लिए। आपने देखा है शायद ये क्राइस्ट चर्च के प्रिंसिपल का उंगली
सभी हाथों में अंगूठी। अरे क्रिश्चियनिटी में वी डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। सभी उंगली में पजामा कुर्ता पहन के, बैगनी और नीले पीले कलर का प्रिंसिपल। ये पूरे शिक्षा का स्तर गिरा रहे मैडम, पूरी शिक्षा का स्तर गिरा रहे। अरे तो इनके तो मार्कशीट चेक होने चाहिए कि ये पास भी है कि नहीं है, या थर्ड डिवीजन है। हम थे जॉन अगस्टिन जी के पास, जिन्होंने काफी सारे मुद्दों पे प्रकाश डाला है और ईसाई समुदाय को बताया है कि इस टाइम किन परिस्थितियों से सीएनआई चल रहा है, और ऐसे भ्रष्टाचार और घोटाले जो वो सामने लाते रहते हैं, और उस पर सिर्फ सामने ही नहीं लाते, उस पर कार्यवाही भी करते हैं। और उनका कहना है कि आने वाले टाइम में भी वो ऐसे ही कार्य करेंगे। पर तो देखना है कि इस पर सरकार अब क्या कदम उठाती है, वो क्या इन लोगों पर जांच करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमने इसके साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.